नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम इंग्लिश की क्लास में पढ़ रहे थे वर्ब्स। वर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। वैसे हमने क्लासिफिकेशन किया था और हम जो क्लास 5-4 प्रकार का क्लासिफिकेशन हमने पिछली क्लास में किया था, लेकिन विशेषकर हम पढ़ रहे थे वर्ब का वो क्लासिफिकेशन जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात की जाती है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब में ये पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है हमारी मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स। तो पिछली क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी और मॉडल को संक्षिप्त में पढ़ा था। आज हम केवल और केवल प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी में हमने एक चीज नोट की थी कि एक चीज पढ़ा था मेन वर्ब। मेन वर्ब में जो ये लेक्सिकल वर्ब है वो केवल मेन वर्ब का ही काम करती है, परंतु जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें भी प्राइमरी और मॉडल दो है। हेल्पिंग का काम करती है, साइक्रिया का काम करती है। हेल्पिंग में दो है, प्राइमरी और मॉडल्स। इनमें प्राइमरी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी है जो हेल्पिंग के साथ साथ मेन का भी काम कर सकती है, यानी मेन वर्ब का दोनों का काम ये करती है। तो हम आज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे। प्राइमरी को पढ़ते हैं। प्राइमरी जो हमारी है वो दोनों रूप में काम में आती है। हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब यानी प्राइमरी साइक्रिया पढ़ रहे हैं जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को काम में करती है। तो यहां लिख भी लेते हैं अपने प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड either a helping verb or a main verb और a main verb। क्या पढ़ रहे हैं हम कि हमारी जो प्राइमरी साइक्रिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम में ली जा सकती है। एक एक सेंटेंस तो हमने पिछली क्लास में देखे थे। आज हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। कितनी हमारे पास प्राइमरी वर्ब से? प्राइमरी वर्ब हमारे पास तीन ही है, बी, हैव और डू। बी, हैव और डू। हाँ, इनके प्रकार है, उनको भी हमें डिटेल से पढ़ना है। जैसे हम बात करते बी की, तो बी के जो प्रकार है इज, एम, आर, वॉज, वर, खुद बी, बीइंग, बीन। यानी ये 8 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के भाग हैं। हैव के हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये 4 भाग हैं। डू, डू, डज और डिड 3। अब देखो डू का डूइंग भी होता है, परंतु वो डू मेन वर्ब है। हम यहां पर हेल्पिंग वर्ब को पढ़ रहे हैं। हाँ, अब हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते पढ़ते हम डिटेल से इसे मेन वर्ब में भी ले जाएंगे, परंतु हम यहाँ केवल यही 3 भाग देखते हैं। यानी ये हमारी केवल साइक्रिया। हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग हमने क्या डाली है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। हमने यह नहीं डाला कि प्राइमरी मेन वर्ब।
प्राइमरी मेन वर्ब हमने नहीं डाला है, हेडिंग में डाला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी के अंदर 8 4 12 और 3 15 ये भाग आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखो सबसे पहले हम लेके चलते हैं बी को लेके चलते हैं कि बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में कैसे होता है और मेन वर्ब में कैसे होता है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड आइदर ए हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बी की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बी की बात करते हैं। बी हमारे पास क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी का यूज पहले करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट का एक एस्पेक्ट, प्रेजेंट का एक भाग होता है फ्यूचर कंटिन्यूस में हम इसे काम में लेते हैं। तो वहां कंटिन्यूस काम में लेते हैं तो टू शो कंटिन्यूस एस्पेक्ट। अब जो कंटिन्यूस यानी निरंतरता का पक्ष, यानी प्रेजेंट टेंस की निरंतरता की बात यहां पर की जाती है। ये टेंस का कौन सा एस्पेक्ट है? कंटिन्यूस एस्पेक्ट है। और कंटिन्यूस एस्पेक्ट है इसे हम प्रोग्रेसिव बी कहते हैं। इसमें जो भी बी की फॉर्म, बी की सारी फॉर्म काम में आएगी। बी की कौन कौन सी फॉर्म है? बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी खुद, बीन और बीइंग, यानी ये सारी की सारी हम यहां पर काम में लेंगे। सारी की सारी हम यहां पर काम में लेंगे कि किस प्रकार से कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में। कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारी बी फॉर्म होती है, उसके साथ बेस फॉर्म में आईएनजी आता है। बी फॉर्म होती है, उसके बेस फॉर्म में आईएनजी आता है उसके साथ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव बी। क्या कहते हैं हम इसे? प्रोग्रेसिव बी कहते हैं। यानी इन वाक्यों में जैसे बी प्लस बेस फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में यानी बी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बेस फॉर्म में आईएनजी कौन सी फॉर्म होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। यानी बेस फॉर्म आईएनजी का मतलब हो गया बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। जिसे हम फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म में आईएनजी कहते हैं वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और जो थर्ड फॉर्म जिसे हम नाम देते हैं अपनी भाषा में अपनी सुविधा के अनुसार, वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो ये चीज है कॉन्टिन्यूस की, कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट के अंदर ये आता है। तो किस प्रकार से वाक्य होते हैं देखिए आप। राम इज प्लेइंग चेस, राम इज प्लेइंग चेस। तो ये कंटिन्यूस शो है, या कह सकते हैं टू शो कंटिन्यूस। यानी यहां पर आप बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम ले रहे हैं, टू शो कंटिन्यूस एस्पेक्ट के रूप में, निरंतर वाले यानी प्रोग्रेसिव बी के रूप में काम में ले रहे हैं। तो यहां देखो ये इज आपकी क्या आ गई? बी आ गई, और बेस फॉर्म में आईएनजी ये आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल,
प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो राम इज प्लेइंग चेस, इज यानी बी की फॉर्म है और आगे कॉन्टिन्यूस निरंतरता भाव। आगे देखो, सीता was going to लंदन। तो यहां पर was आपकी कौन सी फॉर्म है? बी। was तो बी हो गई और ये निरंतरता हो गया, तो क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी इज बी है और was भी बी है, यानी ये इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सारे किसके फॉर्म है? सारी की सारी बी की फॉर्म है। तो जहां भी यूज है हम इसे बी ही नाम देंगे, क्योंकि बेस फॉर्म तो बी है, ये तो आगे व्युत्पन्न हुई है बी से। ओरिजिनल आपके पास बी है और ये आगे बी के भाग है। तो ये कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा भी जैसे अपने कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट की बात करते हैं, ललित विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ललित विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो यहां पर देखो बी और साथ में बेस फॉर्म में आईएनजी, तो बी आ गई आपकी और बेस फॉर्म में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो स्टूडेंट इस बात को नहीं जानते कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वो हम जैसे अगली क्लास लेंगे, एक दो क्लास छोड़ के, या हो सकता है नेक्स्ट क्लास भी ले ले, उसमें आपको डिटेल से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ाया जाएगा। तो आप आराम से इस बात को जान लोगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। और वैसे आप समझ लो कि फर्स्ट फॉर्म में जिसे आप आईएनजी मान रहे हैं वही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कंटिन्यूस बेस पर आता है और जो प्रोग्रेसिव बी के नाम से जाना जाता है। ये काम क्या करता है? टू शो कंटिन्यूस एस्पेक्ट, यानी टेंस का निरंतरता वाला भाव, निरंतरता वाला पक्ष है वो उत्पन्न करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो तीनों सेंटेंस के अंदर आपके पास बी आई हुई है और बी का काम क्या है? बी का काम है कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट बताना, कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट बताना। ये तीन आपके सेंटेंस हो गए। अब इसके बाद ये तो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट की बात होगी। पिछली क्लास में हमने एक और बात की थी कि ये पैसिव वॉइस भी शो करता है। क्या शो करता है? पैसिव वॉइस। तो अब हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस को, यानी हम पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब वाला भाग पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब वाला भाग पढ़ रहे हैं। वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी और मॉडल। अब हम प्राइमरी पढ़ रहे हैं, कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं, जिनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि आगे के नॉलेज भी हम गेट करें और पीछे की क्लासें, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर उसमें जाके आप पिछली सारी क्लास को डिटेल से देख सकते हैं। और नई क्लास की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन में क्लिक कर सकते हैं। तो हम चलते हैं दूसरी तरफ, यानी अभी हमने क्या किया है? अभी हमने बी का एक ही भाग देखा है, कौन सा? प्रोग्रेसिव भाग। कौन सा भाग है? प्रोग्रेसिव भाग। अब हम 2 नंबर पर निकलते हैं, टू शो पैसिव वॉइस। टू शो पैसिव वॉइस, टू शो पैसिव वॉइस। अब देखो, उसमें तो कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट था और इसमें पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल को ही क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। बी प्लस
पास्ट पार्टिसिपल। अब ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, फिर भी आपको मैं हल्का सा बता ही देता हूं। बी प्लस जिसे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म नाम देते हैं वो आपका क्या है पास्ट पार्टिसिपल, यानी टू शो पैसिव वॉइस। और ऐसी कंडीशन में आपकी बी को क्या कहा जाता है, पैसिव कहा जाता है, पैसिव बी। क्या कहा जाता है, पैसिव बी। पिछले में हमने जो यूसेज में या यूज में पढ़ा था वहां उसे प्रोग्रेसिव बी कहा गया है, और अब इसे क्या कहा जाएगा, पैसिव बी नाम दिया जाएगा। अब पैसिव बी के एग्जांपल देखिए आप, पैसिव बी के एग्जांपल आपको देखने हैं, पैसिव बी के एग्जांपल आपको देखने हैं। The table was bought by me. He is helped by me. The book will be sold by her next book. ये तीनों देखते हैं अपने टेंस के आधार पर देख रहे हैं, जिसे हम एक सामान्य भाषा में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। हालांकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर फ्यूचर प्रेजेंट के अंदर ही समाहित है। तो ये देखो वॉज और उसके बाद बॉट, इसके बाद हेल्पर्ड और बुक के सॉरी यहाँ बुक को कर दिया गया अंडरलाइन, यानी यहाँ पर बी। देखो बी हो गया, वॉज भी बी है, इट्स भी बी है और बी भी बी है। बी तो खुद बी है ही, वह बेस्ट फॉर्म है। और इज और वॉज यानी ये प्रेजेंट फॉर्म होगी और इसकी पास्ट फॉर्म में हो गई, और इसके बाद भी ये सोल्ड है। देखो ये तो आपका बी है और ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है, थर्ड फॉर्म। ये बी है और ये थर्ड फॉर्म है, यानी ये बी है और पास्ट पार्टिसिपल है। उसी प्रकार ये देखो ये भी बी है और प्लस ये आपकी थर्ड फॉर्म है। उसी प्रकार यहां ये तो आपकी बी है और आगे क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी सॉरी पास्ट पार्टिसिपल। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव वॉइस क्यों बनाई जाती है, पैसिव वॉइस के आप नाम का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप डिटेल से समझ पाओगे। और थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं कि जिस कार्य को सब्जेक्ट करता है, डूअर करता है, परंतु कई बार क्या होता है कि डूअर को हम इग्नोर कर देते हैं, उस कार्य को होना दिखा देते हैं, तो वहां पर पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। अगर दोबारा समझो तो आप कि एक्टिव वॉइस के अंदर तो एक व्यक्ति काम करता है, यानी आपका सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, यानी जो आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं वो आने वाली क्रिया को कर रहा है और ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और हो सकता है न भी डाले ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रभाव, परंतु पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपका सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, यानी सब्जेक्ट के अंदर काम करने की सामर्थ्य नहीं होती। उसी प्रकार जैसे आप ये टेबल वाज बॉट बाय मी, टेबल वाज बॉट यानी खरीदी गई, तो टेबल खरीदने का काम नहीं कर सकती, खरीदने का काम तो कोई और कर रहा है, मी कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका सब्जेक्ट तो जरूर है, ये आपका सब्जेक्ट जरूर है, परंतु ये आपका डूअर नहीं है। क्या नहीं है, डूअर। देखो सब्जेक्ट और डूअर की हम बात करते हैं, सब्जेक्ट और डूअर दोनों का अर्थ क्या होता है, कर्ता होता है। दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, कर्ता होता है। परंतु इंग्लिश के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है, इस वाक्य में ये बात करते हैं, जैसे ये द टेबल वॉज बॉट बाय मी, तो यहां पर जो टेबल है वो आपका सब्जेक्ट तो है, क्या है, सब्जेक्ट है,
परंतु ये डूअर नहीं है। क्या नहीं है? डूअर। सब्जेक्ट का मतलब है जिसके अनुसार वर्ब आती है, तो वॉज तो टेबल के अनुसार आई है, और डूअर का मतलब है कि इस क्रिया को करने वाला। तो क्या खरीदने का काम टेबल कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ऐसी कंडीशन में ये डूअर नहीं है। अब जैसे पिछला वाक्य आपने पढ़ा था, राम इज प्लेइंग चेस, और राम इज प्लेइंग चेस, तो इज राम के अनुसार आ रही है। राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है? डूअर। डूअर क्यों है? क्योंकि खेलने का काम राम बखूबी कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पैसिव कंटेंट है, ये पैसिव वाला भाग है। यहां पर आपकी जो बी वर्ब है वो पैसिव वॉइस को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? पैसिव वॉइस को दिखा रही है। पिछले में कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट था, और यहां पैसिव वॉइस। कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट था, इसलिए उसे क्या कहा गया था? प्रोग्रेसिव बी। और अब ये पैसिव वॉइस दिखा रही है, तो इसे क्या कहा गया? पैसिव बी। क्या नाम दिया गया? पैसिव बी। यानी इन तीनों वाक्यों में तो पैसिव बी है, और जो हमने पीछे लिखा था उन तीनों वाक्यों में प्रोग्रेसिव बी था। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस और आपका ये पैसिव वॉइस दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट और पैसिव वॉइस दोनों ही। तो ऐसी कंडीशन में बी प्लस कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट है तो बेस फॉर्म में आईएनजी होगा, और प्लस पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म। ये स्थिति भी इसमें हो सकती है, ये स्थिति भी इसमें हो सकती है। तो अब देखिए किस प्रकार से आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक वाक्य है, राम इज प्लेइंग चेस। क्या वाक्य है? राम इज प्लेइंग चेस। आप उसे जैसे ही पैसिव में बदलते हैं, तो इज प्लेइंग चेस है, इज प्लेइंग है, तो ऐसी कंडीशन में इजेमार का तो इजेमार रहता है, और आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, और प्ले थर्ड फॉर्म में बदल जाती है। प्ले थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, तो चेस को आप आगे ले आते हैं। चेस is being played by राम। वाक्य कैसा है? ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होता है? राम इज प्लेइंग चेस। क्या होता है? राम इज प्लेइंग चेस, और ये है चेस इज बीइंग प्लेड बाय राम। तो अब आप देखिए, आपकी बी है, बिल्कुल है। उसके बाद क्या है? कंटिन्यूस एस्पेक्ट है क्या? बेस फॉर्म में आईएनजी, बिल्कुल है भाई, बेस फॉर्म में आईएनजी। बी के साथ आईएनजी लगा हुआ ना, तो ये बेस फॉर्म में आपकी आईएनजी हो गई। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो प्लेड क्या है? थर्ड फॉर्म। यानी ऐसी कंडीशन में आपके साथ, यानी आपके बी के बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और पास्ट पार्टिसिपल है। यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों भागों को शो करता है। चेस इज बीइंग प्लेड बाय राम, यानी ये कंटिन्यूस एस्पेक्ट है, यानी निरंतरता की बात की जा रही है, और यहां पर पैसिव की बात की जा रही है। तो ये हमने पढ़ा है बी, हमारी जो बी प्राइमरी वर्ब है वो किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में ली जाती है।